Hello, Comrade family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. सो यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का अकाउंट्स एंड आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी। सो कुछ बेसिक्स हम आज की वीडियो में देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। सो क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है, नेचर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें कितने टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन कैश फ्लो एंड इनडायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन कैश फ्लो। दो मेथड यहाँ पर इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, दोनों मेथड से हम कैश फ्लो किस तरीके से निकालते हैं। सो कैश फ्लो क्या है, देखो कैश फ्लो नाम से समझ में आ रहा है कैश का फ्लो। ठीक है, अब वो इनफ्लो हो सकता है, आउटफ्लो हो सकता है, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से एंड यहाँ पर हम पढ़ेंगे कैश फ्लो के बारे में। So cash flow statement is a very important financial statement which shows inflow and outflow of the cash and cash equivalents. So देखो कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो का मतलब ये है कि कैश का फ्लो होना। ठीक है, फ्लो होना मीन्स कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश आ रहा है एंड जा रहा है। ठीक है, सो कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो स्टेटमेंट हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने के लिए एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। सो इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें हमें देखने को मिलता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश कितना इनफ्लो हो रहा है एंड कितना आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, it is usually prepared by companies which come as a tool in the hand of user financial information to know about the source and uses of cash and cash equivalent। अब देखो इसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारे कैश या कैश इक्विवेलेंट के क्या क्या सोर्सेज हैं एंड क्या क्या यूजेस है। सोर्सेज का मीन्स कि कहाँ से कैश आ रहा है, एक होगा हमारा इनफ्लो। ठीक है, सो इनफ्लो कहाँ से हो रहा है वो हमारे सोर्सेज पता लगेंगे उससे। ठीक है, इनफ्लो कहाँ से हो रहा है एंड यूजेस का मतलब कि आउटफ्लो, मतलब हम उसको कहाँ यूज कर रहे हैं। कैश जो है वो हमारा आउटफ्लो हो रहा है, सो उसको हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी पता लगेंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में एंड ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है इस चीज की। It provide information about the historical changes in cash and cash equivalent of an enterprise by classifying cash flow into हमारी तीन एक्टिविटी हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो कैश या कैश इक्विवेलेंट के जो भी हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं पूरे फॉर्म में वो हमारे बताता है कि ये तीन एक्टिविटीज है हमारी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। उन तीनों एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हमारे चेंजेस होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड जो है हमारा वो इशू किया गया द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन जून 1981 which deal with the statement showing change in financial position. Fund flow statement has been revised and now deals with the preparation and presentation of cash flow statement. So जो accounting standard third है वो हमारा पहले किस चीज के लिए था, change in financial position, जो भी financial position change होती है, financial position मतलब fund flow statement के लिए। ठीक है, कि फंड कितना चेंज हो रहा है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो फंड का जो हो रहा है। सो वो पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट था, बट अब रिवाइज जो हुआ है वो हमारा डील करता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट मींस कि हम कह सकते हैं कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड जो है वो रिलेटेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, सो समझ में आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो का मतलब कि कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश का आना और जाना। ठीक है, वो हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। देन हम देखेंगे नेचर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसका क्या नेचर होता है, शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश के इक्विवेलेंट जो होते हैं उनका इनफ्लो एंड आउटफ्लो हमें दिखाता है। प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज, क्या कैश फ्लो हो रहा है उनके बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तीनों एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। देन नेक्स्ट है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश हमारा क्या होता है, किसको हम कैश बोल सकते हैं एंड किसको कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। सो कैश कंप्राइज कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, मतलब कैश हमारा क्या है, जो कैश हैंड में होता है। ठीक है, पैसा जो हाथ में है हमारे। ठीक है, रुपीज जो नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं जो हाथ में है। ठीक, एंड दूसरी चीज हम किसको कह सकते हैं, कैश जो हमारा बैंक में डिपॉजिट है।
ठीक है, मतलब एट द टाइम ऑफ डिमांड, जब भी हमें डिमांड होगी उसकी, देन हम जाके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको एक तरीके का कैश ही मानते हैं कि जब आप बैंक में जा रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, सो कैश डिपॉजिट कर रहे हो, वहां से निकाल रहे हो, सो कैश निकाल रहे हो। ठीक है, सो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों चीजें आ जाती है हमारी कैश में। देन नेक्स्ट है हमारा कैश इक्विवेलेंट, किसको बोलेंगे? सो कैश इक्विवेलेंट मींस शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रीडली कन्वर्टेबल इनटू known amount of cash which are subject to an insignificant risk of change in value. So cash equivalent क्या हो जाएंगे हमारे? short term highly liquid investment, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म है एंड बहुत ज्यादा हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड का मतलब कि हम जब चाहें उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, देन an investment normally qualified as cash equivalent only when it is short maturity. short maturity मतलब कि जब वो कम टाइम के लिए होगा तब हम उसको कैश इक्विवेलेंट कह सकते हैं, कि हमें जब जल्दी ही जरूरत उसकी होगी देन हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 months लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब अगर हम कहें 2 month 3 month, मतलब जो हम शॉर्ट टर्म पीरियड का नाम लेते हैं शॉर्ट टर्म, देन शॉर्ट टर्म हमारा डिनोट करता है विद इन 1 year। ठीक है, विद इन 1 year, 1 year के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसको हम शॉर्ट टर्म कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच कैन बी रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश आर ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो हमारा इसका एग्जांपल हो जाएगा कि कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश फ्लोज। कैश फ्लोज क्या है? यहाँ पर 2 फ्लो है, एक है इनफ्लो एंड द सेकेंड वन इज आउटफ्लो। ठीक है, कैश फ्लोज का क्या मतलब है? मूवमेंट ऑफ कैश। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कैश फ्लो हो रहा है, फ्लो का मतलब मूवमेंट हो रहा है इन एंड आउट ऑफ नॉन कैश आइटम्स। इन मतलब इनफ्लो एंड आउट मीन्स आउटफ्लो। ठीक है, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम नॉन कैश आइटम इज टर्म एज कैश इनफ्लो व्हाइल कैश पेमेंट इन रिस्पेक्ट टू सच आइटम एज कैश आउटफ्लो। जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं, सो नॉन कैश आइटम्स के लिए हमें जो रिसीट रिसीव होती है, ठीक है, रिसीट जो रिसीव होंगी उसमें हमारा क्या होगा? इनफ्लो होगा। ठीक है, इनफ्लो हो रहा है एंड जो सारी चीजों का हमें पेमेंट करना पड़ रहा है वो हमारा क्या होगा? आउटफ्लो होगा। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं सो वो क्या हो गया? कैश हमारा जा रहा है सो वो आउटफ्लो हो गया। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी बाय पेइंग कैश इज आउटफ्लो। आप देखो मशीनरी परचेज की, एग्जाम्पल ले लिया, मशीनरी परचेज की एंड उसके बदले हमने कैश पे किया। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। देखो कैश था हमारे पास एंड यहाँ पर हमारी मशीनरी थी। ठीक है, सो मशीनरी जब परचेज करी, मशीनरी आ गई एंड कैश चला गया। सो यहाँ पर कैश का क्या हुआ? आउटफ्लो हुआ, चला गया एंड मशीनरी आ गई। ठीक है, वाइल सेल प्रोसीड रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी इज कैश इनफ्लो। अब मशीनरी जो थी हमारे पास उसको हमने सेल किया, सो यहाँ पर क्या हुआ? इनफ्लो हुआ, कैश आया। जब हम सेल करते हैं सो कैश रिसीव हुआ एंड मशीनरी गई, सो यहाँ पर जो होगा कैश का इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे फ्लो, कैश फ्लो 2 तरीके के हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब जब कैश आ रहा है, जब भी हम किसी चीज को परचेज करेंगे सो हमारा क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा, और जब हम किसी चीज की सेल करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। अभी हमने देखा कि हमारी 3 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं उसमें हमारी क्या क्या चीजें आती हैं। सो फर्स्ट वन हियर इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडिंग ऑफ सर्विसेज। जो भी हम गुड्स की सेल करते हैं, कैश रिसीट फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यूज, वो सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे। कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो जो होगा कैश पेमेंट टू सप्लायर गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर्स को गुड्स और सर्विसेज के लिए। कैश पेमेंट टू ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बिहाफ पर अगर हम पेमेंट कर रहे हैं कैश का, देन वो आ जाएगा हमारा। कैश पेमेंट टू एन इंश्योरेंस एंटरप्राइज फॉर प्रीमियम, क्लेम, एन्युटीज एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट्स। किसी भी पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, क्लेम्स पे कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएंगी। कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्सेस अनलेस दे कैन बी स्पेशली आइडेंटिफाई विद फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स जो हम पे करेंगे एंड उसका जो रिफंड होगा वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। स्पेशली आइडेंटिफाई यहाँ पर बोला है कि फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगा। सो यहाँ पर जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं वो सारा हमारा
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ये तो हो गई हमारी सारी चीजें। एंड जो वर्किंग कैपिटल की चीजें होती हैं, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, उसमें जो चेंजेस होते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज, वो भी हमारे सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी होती है? इन्वेस्टिंग का मतलब जो बिजनेस फर्म है वो इन्वेस्ट कर रही है किसी चीज में, ठीक है। सो उसमें क्या इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहे हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आउटफ्लो हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो कौन कौन सा होगा वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग इनटेंजिबल एंड कैपिटलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल देखा मशीनरी का, ठीक है, मशीनरी हमने परचेज की। सो मशीनरी क्या है? हमारा फिक्स्ड एसेट है। एंड जब हम मशीनरी को परचेज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, पैसा जा रहा है। सो वो हमारा किसके अंडर आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि जब हम फिक्स्ड एसेट एक्वायर करेंगे, परचेज करेंगे, उसका कैश में पेमेंट कर रहे हैं, सो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। Cash payment to acquire share warrant or debt instrument of other enterprise other than the instrument other than those held for trading purpose। यहाँ पर बोला है कि हम जो शेयर वारंट होता है या डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी हमारे जिससे हम डेट लेते हैं, सो उसका अगर हम पेमेंट करेंगे देन वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी। तीसरी पार्टी को, किसी थर्ड पार्टी को अगर हम थर्ड पार्टी को एडवांस या लोन दे रहे हैं देन वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। अदर देन एडवांसेस एंड लोन मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज वेयर इन इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पर बोला है कि जो भी हम एडवांसेस या लोन किसी फाइनेंशियल एंटरप्राइज के द्वारा देंगे देन वो क्या होगा? हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। देन कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये तो हो गई हमारी आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या हुआ? अगर हम किसी चीज का पेमेंट कर रहे हैं। देन इनफ्लो कब होगा? जब हमें रिसीट रिसीव होंगी, ठीक है। कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स का मतलब कि जो भी हमारे इंटेंजिबल एसेट है लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट है। सो अगर हमें सेल करने पर किसी भी फिक्स्ड एसेट को, अब फिक्स्ड एसेट में हमारे टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। इसमें बोला है कि हम इंटेंजिबल को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इंटेंजिबल भी हमारे इसी में आएंगे फिक्स्ड एसेट में। सो उससे जो डिस्पोज करने से या सेल करने से जो भी कैश रिसीट होगी उससे हमारा इनफ्लो होगा कैश का। Then next है कैश रिसीट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस और लोन मेड टू थर्ड पार्टीज। किसी थर्ड पार्टी को रीपेमेंट करेंगे, जो भी हमने लोन लिया था उसका रीपेमेंट करेंगे, वो हमारा इनफ्लो में हो जाएगा। एंड कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर वारंट और डेट इंस्ट्रूमेंट अदर इंटरप्राइज एक्सेप्ट दोज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं ली गई हूं उनको छोड़कर बाकी जो होंगी वो कैश रिसीट, जो शेयर वारंट या डेट इंस्ट्रूमेंट होगा उसका कैश रिसीट जो होगा वो हमारा इनफ्लो हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट रिसीव होगा कैश फ्रॉम लोन एडवांसेस से। एंड डिविडेंड रिसीव होगा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटरप्राइज। किसी दूसरी इंटरप्राइज में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देन उससे डिविडेंड रिसीव हुआ, सो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो हो जाएगा। या इंटरेस्ट रिसीव हुआ, जैसे ऊपर बोला है कि लोन या एडवांसेस दिए हैं, सो उससे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, वो इनफ्लो हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सो बेसिकली हम अगर कहें कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारी क्या चीजें आती हैं, जो फिक्स्ड एसेट होते हैं, सेल, फिक्स्ड एसेट का एंड परचेज, ठीक है। सो इससे रिलेटेड जो चीजें होंगी वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएंगी। देन थर्ड है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैसे इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा? कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनफ्लो कौन सा होगा? जब पैसा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, ठीक है। सो कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस। अब देखो शेयर्स के अंडर हमारे इक्विटी आ जाते हैं, प्रेफरेंस, दोनों टाइप के शेयर आ जाते हैं। अब आप चाहे कोई सा भी इशू कर रहे हैं, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, वो शेयर्स में आ जाएगा, ठीक है। सो अगर कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है, ठीक है, शेयर इशू करने से क्या होगा? पैसा आता है, शेयर जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर के पास, है ना। सो यहाँ पर जो कैश प्रोसीड हो रहा है शेयर इशू करने से वो इनफ्लो हो जाएगा। देन कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर, लोन, बॉन्ड एंड अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और जैसे डिबेंचर, सो डिबेंचर का भी सेम यही होता है, पैसा ले लिया डिबेंचर होल्डर से एंड उनको डिबेंचर्स दे दिए। बॉन्ड, लोन्स, इनका भी सबका इसी तरीके से है कि कंपनी को जो है वो इनफ्लो हो रहा है कैश का। सो शेयर एंड डिबेंचर्स जो होते हैं सिंपली अगर हम कहें सो वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाते हैं। एंड कैश आउटफ्लो जो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से वो क्या होगा? कैश रिपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, जो हमने बोरो किया था, उधार जो लिया था या लोन जो लिया था, एडवांस जो लिया था, उसका अगर पेमेंट कर रहे हैं देन वो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो गया, पैसा जा रहा है ना। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिबेंचर्स को,
डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है, लॉन्ग टर्म लोन को कर रहे हैं, एडवांस को कर रहे हैं, वो हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। डिविडेंड पे कर रहे हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल को, जो हमने इशू किए हैं शेयर्स या डिबेंचर्स, सो वो हमारे फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में आ जाएंगे। देन ये हो गई हमारी तीनों एक्टिविटीज। इन तीनों एक्टिविटीज को हमें एक साथ रख के कैश फ्लो में बनाना है, ठीक है। सो एक एक करके आप एक्टिविटीज करिएगा, पहले हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके करेंगे, देन एक एक करके ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग का करेंगे, देन सबको एक साथ करेंगे, सो आपको समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम किस तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड था हमारा, इनडायरेक्ट मेथड था। सो फर्स्ट हम देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से निकालेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरीके से निकालेंगे। कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, जो भी हमें कस्टमर्स से कैश रिसीव हुई है, ठीक है, माइनस कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय, उस समय से हम माइनस कर देंगे जो भी हम सप्लायर्स को पे करेंगे या एम्प्लॉयज को पे करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हुए उससे कैश निकल के आ गया माइनस करने के बाद। उसके बाद हमने देखा कि इनकम टैक्स हम कहाँ पे करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सो यहाँ पर हमारा इनकम टैक्स पेड जो होता है वो माइनस होगा क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सो इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो माइनस करने के होंगे उन्हें माइनस कर देंगे, जो प्लस करने के होंगे उन्हें प्लस कर देंगे। देन हमारा निकल के आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम देखते हैं कि हम इनडायरेक्ट मेथड से किस तरीके से निकालते हैं। सो इनडायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इनडायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, ये आपने क्लास 12th में भी किया होगा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जो भी आपको P&L गिवन होता है बिफोर टैक्स, ठीक है, टैक्स माइनस नहीं करना है क्योंकि टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम माइनस करेंगे। सो यहाँ पर बिफोर टैक्स जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो ले लेना है सबसे पहले, उसमें से जो भी डिडक्शंस होंगी वो हम ऐड कर देंगे ऑलरेडी मेड इन P&L ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन, गुडविल टू बी राइट ऑफ। अब देखो गुडविल जो है उसका आपको बहुत ध्यान से लगाना है, जब राइट ऑफ होगी तभी लगाना है, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ये सारी चीजें हम इसमें ऐड कर देंगे। देन ऐड करेंगे डिडक्शंस ऑलरेडी मेड इन P&L ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम एज इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट हो गया हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम, सो उन चीजों को ऐड कर देंगे। देन जो हमारी इनकम्स होंगी उन्हें माइनस कर देंगे मेड इन P&L ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम सच एज डिविडेंड रिसीव हुआ, ठीक है, ये इनकम हो गई हमारी, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अगर सेल की है उस पर प्रॉफिट हुआ है देन वो माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसके अपोजिट अगर हमारा लॉस है तो लॉस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये जो आ गया हमारा एडजस्ट करके वो आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाएगा हमारा करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले आ गया, अब करंट एसेट करंट लायबिलिटीज किस तरीके से करना है, ऐड करनी हमें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है इट मीन्स कि अगर मान लो 2017 में एंड 2018 में, ये 2 ईयर हमें गिवन है, 2017 में थी हमारी 100, ठीक है, एंड यहाँ पर हो गई हमारी 120 करंट ईयर में, सो इंक्रीज हो गई, सो इसको ऐड करना है, ठीक। देन डिक्रीज इन करंट एसेट अपोजिट है, अगर इंक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटी देन ऐड करेंगे, एंड डिक्रीज हो रहे हैं करंट एसेट देन ऐड करेंगे, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट, अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं सो उसको माइनस करेंगे, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। बिफोर टैक्स आ गया ये। अब इसमें क्या करना है, इनकम टैक्स पेड, मतलब जितना भी इनकम टैक्स गिवन होगा हमें पे करना होगा वो माइनस कर देंगे। देन जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होंगे वो हम लगा लेंगे, एड या माइनस, एंड नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में निकालना है कि कितना हमारा नेट कैश आया फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करेंगे देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे तीनों एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, एंड यहाँ पर हमारे कुछ मैचिंग्स हैं रिलेटेड टू द लेक्चर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए।
लिए। सो यहाँ पर आपको ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दिया हुआ है जिसको आपको मैच करना है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट की सेल करते हैं, देन इन्वेस्टमेंट की सेल करेंगे सो वो हमारा किस में आ जाएगा, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश इक्विवेलेंट, टोटल डेटर अकाउंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। सो इन्वेस्टमेंट है हमारा, सेल कर रहे हैं, सो ये हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका हो जाएगा 6 यानी कि 8, ठीक है। देन सेकंड है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड का फॉर्मेट है, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 5th यानी कि बी, ठीक। देन नेक्स्ट है हमारा इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर, शेयर एंड डिबेंचर हमारी कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, अभी बताया है, जल्दी से बताओ इशू ऑफ शेयर कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है, ये हो जाएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। सो फर्स्ट हो जाएगा इसका। देन है डिक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक जब डिक्रीज हो रहा है, सो स्टॉक क्या होता है हमारा, स्टॉक होता है करंट एसेट, ठीक है। अब स्टॉक डिक्रीज हो रहा है सो हमारा ये किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल के अंडर आता है। देन कैश कंपैरिजन। कैश कंपैरिजन मतलब कि उसको हम कैश से कंपेयर कर सकते हैं। सो किसको कंपेयर कर सकते हैं, कैश या कैश इक्विवेलेंट को, ठीक है। सो इसका हो जाएगा ई। देन है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से जो कलेक्ट होता है वो होता है टोटल डेटर अकाउंट, ठीक, इसका हो जाएगा एफ। सो ये थे हमारे कुछ मैचिंग्स रिलेटेड टू द लेक्चर जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी किया। एंड देन हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन supplement the P&L account and balance sheet, is independent of financial statement, provide basis for financial planning of a cash budget. So इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, supplement the P&L and balance sheet. Then second है decrease and debtors. Debtors में decrease होगा, then वो हमारा कहाँ आएगा, increase cash flow from operating activity, decrease cash flow from financing activity, decrease cash flow from investing activity. अब देखो debtors हमारे क्या है, करंट एसेट है, ठीक है। करंट एसेट हमारे कहाँ आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंक्रीज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन नेक्स्ट है हमारा फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इक्विवेलेंट में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, बैंक डिपॉजिट फॉर 21 डेज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स, ऑल ऑफ द अबव। सो देखो कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, हमारे जो हाईली लिक्विड होते हैं, ठीक है, जिनको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जिनको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट है हमारा कैश रिसीट फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है वो कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या फिर नन ऑफ देम। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, देन वो क्या हो जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर क्रिएट्स कैश फ्लो फ्रॉम। अब देखो शेयर्स आ रहा है यहाँ पर, शेयर्स हमारा कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। बट यहाँ पर क्या है, बाय बैक ऑफ शेयर। यहाँ पर जो हमारा इक्विटी शेयर है वो फाइनेंसिंग से रिलेटेड होता है, बट बाय बैक ऑफ शेयर मींस कि कंपनी जो है वो पैसा ले नहीं रही है, ठीक है, फाइनेंसिंग नहीं कर रही है। यहाँ पर क्या है, कंपनी अपने शेयर बायबैक कर रही है, ठीक है, बायबैक कर रही है। सो इट मींस कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑप्शंस आपको तीनों एक्टिविटीज के गिवन है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। शेयर डिबेंचर आते हैं हमारे, शेयर डिबेंचर किस में आते हैं, ये आते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। बट फाइनेंसिंग में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो है शेयर एंड डिबेंचर इश्यू करके पैसा ले रही है, ठीक है, वो इसलिए फाइनेंसिंग में आ रहा है। एंड बाय बैक का मतलब कि कंपनी जो है खुद से अपने शेयर खरीद रही है। सो कंपनी क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। सो यहाँ पर हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हो गए हमारे कुछ एमसीक्यू रिलेटेड टू द लेक्चर। आज के वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा एंड कैश फ्लो के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन, नेचर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश फ्लो क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज हमारी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। एंड यहाँ पर देखा हमने कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड से हम किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश निकाल सकते हैं एंड कुछ मैचिंग्स एंड एमसीक्यू रिलेटेड टू द लेक्चर। सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैश फ्लो के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।